प्रचंड बहुमत है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं? रिजवान जी, दावे हवा हवाई नहीं थे, दावे यथार्थ पर थे, धरातल पर थे। जो उत्तर प्रदेश का जनमानस था, जिस प्रकार के सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, जो 5 साल का अखिलेश यादव का गुंडा राज, मवालियों का राज, बलात्कारियों का राज, और जिस प्रकार से जो वोटों की बैंक की जो राजनीति चल रही थी, उसको देख करके सहज ही आदमी अनुमान लगा सकता था कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव परिणाम क्या होंगे। और अगर लोकतंत्र में यह मजबूरी नहीं होती कि 5 साल के बाद ही हम अपना नया जनमत दे सकते, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की 2-2.5 साल में लोग वहां छुट्टी कर देते। और निश्चित रूप से वहां के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्त होना चाहती थी। ये जनता का गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो विकास और सुशासन का जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी के, इस एजेंडे को वहां की जनता ने मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को फिर से वहां की जनता ने मोहर लगाई है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पुनः अपनी आस्था करते एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। क्योंकि अभी तक जितने भी चैनलों पर जो बातें होती थी, कोई त्रिशंकु की बात करता था, कोई हमको दूसरे नंबर पर रखता था, कोई कहीं रखता था, लेकिन रिजवान जी उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जमीनी हकीकत हमको पता थी और जनता के जनादेश पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था। यही कारण है कि चलते चुनाव में जब गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब उन्होंने कहा था कि लहरों का चुनाव निकल चुका है, अब हम सुनामी की ओर तरफ जा रहे हैं। और ये सुनामी का एक जीता जागता हुआ परिणाम आपकी स्क्रीन पर हम सबके सामने है। यश यादव, देखिए, अब बीजेपी के लोग जो भी बात कहें ठीक है, जीत का जश्न है उनके लिए, जीत बनाए, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। लेकिन इस जीत को वो लोगों को, जनता के काम के करके दिखाएं। 3 साल की केंद्र सरकार की जो नाकामी हम लगातार बताते रहे, लेकिन हम जनता तक वो पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाए कि जो उनके अन्य राज्य हैं क्या विकास वो कर पाए, क्या नहीं कर पाए। लोगों को ऐसी आशा है उत्तर प्रदेश की कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ विकास कर पाएगी, इसीलिए शायद उन्होंने उनको चुना है। और हमें अगर ठुकराया तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट या हमारा जो विकास था वो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। अब हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से रुझान आ रहा है, अगर यही परिणाम रहते हैं तो हम शुभकामनाएं देते हैं इनको। लेकिन इनको विकास करना पड़ेगा, इनको जिम्मेदारी दी गई है, केवल जश्न तक इसको सीमित ना रखें। भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके के उनके आरोप लगते हैं जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से बाहर निकलें, ये चुनावी मोड से बाहर निकलें, ये काम करके दिखाएं, विकास करके दिखाएं, जिससे देश प्रगति करे, प्रदेश प्रगति करे। बार आपके साथ थे, लेकिन नतीजे तो आपकी जो उम्मीदें थी उसके बिल्कुल विपरीत है। इससे पूछा प्रश्न अमित आपसे पूछ रहा हूँ जी। निश्चित तौर पर मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया हूँ, एक बार फिर से आप रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन भी किया आपने, उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन नतीजे आपकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आए। हाँ, निश्चित तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जो उन्होंने निर्णय दिया है उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा, और पंजाब की जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव जो है वो जब लड़ती है तो वो जीत के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। और रही बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत की, तो मुझे लगता है कि ये विकास की जीत नहीं है। ये 3 साल के केंद्र सरकार की नाकामी के बाद जो शमशान और कब्रिस्तान के बयानों की ये जीत मैं मानता हूँ। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री को ये कहना था उस वक्त कि भाई आप सब जगह बिजली दो, 24 घंटे पूरी यूपी को बिजली दो, ये एक भारत के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है कि ईद और दिवाली। हालांकि कुछ भी हो, निर्णय जो आया है उत्तर प्रदेश का वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक अभूतपूर्व निर्णय है और हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी चूंकि 60 साल तक एक तरफा देश की जनता ने हमको अपना चुनाव भी जिताया है, सब चीज करा है, और 60 साल तक सभी पार्टियां जो है वो गेट के बाहर खड़ी नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तब भी वैसे ही थे और अभी भी जनता के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे दुष्यंत? पंजाब की भी बात करूंगा, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पे जो हमको कहना चाहिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सपा और कांग्रेस अपोनेंट की तरह दिखे नहीं वहाँ पे। अभी जो रिजल्ट आ रहा है, भले हम कुछ भी कह रहे हो कि लगातार कहते रहे हो कि सपा दिख रही है, मगर जो रिजल्ट आया उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो कहीं पे स्ट्रांग अपोनेंट की तरह दिखे नहीं।
और एक क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को मिली है। और उसमें मैं भी ये कहना चाहूंगा कि वो उनके विकास की राजनीति का नहीं, जो उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी, उल्टे सीधे बयान दिए, उसकी वजह से जो उनको थोड़ा एज मिला है, उसकी वजह से उन्होंने काम तो कहीं भी नहीं बताया कि उन्होंने 3 साल में क्या काम किया। सरप्राइजिंगली उन्होंने तो जो नोटबंदी थी उसके बारे में भी नहीं बोला, बहुत लास्ट में बोला, थोड़ा सा बोला। तो अपने काम तो गिना नहीं रहे थे, दूसरों को कोस रहे थे। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अखिलेश सरकार ने ऐसा काम किया था कि जनता बहुत दुखी थी, और दूसरा ये हो सकता है कि अखिलेश सरकार के अपना प्रचार ठीक से नहीं कर पाई, अपोनेंट की तरह दिखी नहीं वहां पे। बिल्कुल, आपको पंजाब से बहुत उम्मीद थी, पूरी सरकार आपकी दिल्ली सरकार पंजाब में थी, लेकिन पिछड़ गए आप। हमारे यहाँ तो पहला चुनाव था, हमारी जी। नई पार्टी है, अभी पहला चुनाव, दिल्ली के बाहर पहला कोई विधानसभा चुनाव हमने लड़ा जी। है। हमको जो भी सीटें मिल रही है, हम मुझे लगता है बहुत अच्छा है। 20 के ऊपर मैंने देखा था, अभी मुझे पता नहीं कितना आया है जी। और एक जहाँ पे एक सरकार में अकाली दल जो लीड कर रहा था, वहां पे सरकार चला रहा था, जी। बुरी तरह से वहां पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस अभी के जो रुझान है उसमें आपसे अकाली गठबंधन 1 सीट आगे। मगर सरकार से तो सरकार थी सर उनकी, अभी वो तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आए, हो सकता है तीसरे पे भी चले जाएं। मगर एक पहली बार लड़ रही पार्टी, जो पहली बार वहां चुनाव लड़ रही थी, जिसका वहां पे कोई कैडर नहीं था, जी। उसने अपना पूरा कैडर बनाया, दिल्ली के काम बताए, लोगों को जोड़ा, लोगों ने उनको पसंद किया, और उसका ही नतीजा है कि हम आज इस नंबर पे पहुंचे हैं, कि हम वहां पे तीसरे नंबर पे है। और मुझे लगता है ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है, और ये अदर स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ हो रही है उसको बताता है। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को लेके अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि अन्य राज्य जहां पे अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान और गुजरात, वहां पे भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा जनता का। उम्मीद है आपको अच्छा करने की। पहले बार चुनाव आप लड़े और आपने अच्छा किया है, ये आप ऐसा मानते हैं। दावे बहुत थे, एग्जिट पोल भी आपको बराबर ही मान रहा था, लेकिन चलिए, क्या कहेंगे संजीव श्रीवास्तव, आप तो यूपी को लेकर आपने भविष्यवाणियां कर ही दी थी, भविष्यवाणी की थी या आपने एक अनुमान लगाया था, वो तो कर ही दिया था आपने, और बहुत हद तक वैसा ही हो रहा है जैसा आप कह रहे थे कई दिनों से। तो क्यों, किस आधार पर आपने ये कहा, और अभी भी आपने हमारे मेहमानों की बाकी बातें भी सुनी है, दावे प्रति दावे, आप उसको कैसे देखते हैं? लड़ा था, मोदी जी इस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, मैं इसको ऐसे ले रहा था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो एक उसी तरीके से पूरे का पूरा चुनाव बीजेपी ने वहां केंद्रित किया था। और 5 राज्य बेशक बीजेपी के निशाने पे थे कि 5 राज्यों में हम कुछ करके दिखाए। पंजाब को लेकर जरूर स्थितियां थोड़ी सी उलट, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो। निश्चित तौर बिल्कुल वैसे ही बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही थी, उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न ये बना हुआ था। हम कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल वो खेल रही थी। 2018 में सेमीफाइनल होने हैं, 4-5 राज्य जहां भी 3 बार से बीजेपी की सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, और फिर 2019 में फाइनल से खेलना है। तो यूपी को उसने उसी तरीके से केंद्रित किया था। यूपी में अखिलेश यादव निश्चित तौर पे अच्छा काम करके दिखा रहे थे। वहां वो जो अभी सपा के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि हम वो मैसेज देने में असफल रहे। कांग्रेस से गठबंधन के बाद जो उम्मीदें जागी थी वो भी दिख रही थी कि बहुत कामयाब शायद नहीं हो पाएंगी। बसपा को लेकर एक जो स्थिति बनती दिख रही थी, लगता था कि वहां सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक काम करेगा, जो मैं वहां पा रहा था, देख रहा था। और उसके अनुसार ही बीजेपी ने पूरी तरीके से, कैप्टन मोदी सामने थे, साथ में वाइस कैप्टन के तौर पे उनके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के अमित शाह साहब, वो भी उस तरीके से लगे थे। तो जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी, साम नाम दंड भेद, बहुत सारा विकास को उन्होंने केंद्रित किया था। फिर जिस तरीके से चुनाव में पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी में हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी सफल नजर आई। तो ये इस जो चुनाव के जो परिणाम बीजेपी के नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो 280 प्लस और मे बी की कहीं वो 300 का आंकड़ा भी टच ना कर जाए। बीजेपी ने जो पत्ते बिछाए थे या फांसे वहां चले थे, उसमें पूरी तरह कामयाब रही। साथ साथ अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें पंजाब में वो 2nd नंबर पे बनी हुई है, जिस तरीके से है कि कांग्रेस उसके 2nd नंबर पे बनी हुई है। तो जो 5 राज्य हैं, मणिपुर में आना अपने आप में एक अलग संदेश देता है कि, और इसमें मेरा रिजवान भाई जो मैं लगातार जो बात करता था, मेरी एक इसमें बहुत जो बड़ा वो था कि नोटबंदी का अंडर करंट कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसको लोग नहीं मानते थे, कहते कैसे है नोटबंदी का अंडर करंट। तो वो भी एक फैक्टर था, बाकी फैक्टर थे, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे थे विश्लेषक, लेकिन मैं उसको मानकर चल रहा था। तो वो एक बड़ा फैक्टर, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, या फिर वो
गोवा हो, गोवा में भी और पांचों ही राज्यों में कहीं ना कहीं जिस तरीके आए उसमें उन चीजों को भी समाहित करना जरूरी है। उस सबको मिलाकर देखते हुए ये नतीजे आते दिख रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या इस तरह की चीज़ें हों और या फिर राष्ट्रवाद हो, इस तरह के बहुत ढेर सारे कारक हैं और नोटबंदी और ये सारी चीज़ों को जनता ने ये माना कि कोई व्यक्ति कुछ कर तो रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। शायद ऐसा ही, इसलिए कि सवाल बहुत से उठे, आप अपने 3 साल के कामकाज बताइए और बहुत तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जनता, यूपी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, लेकिन लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ एक ही तरह से आई। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, हर तरफ से आवाज़ एक ही जैसी आई। और चौंकाने वाले जो नतीजे हैं उसमें बहुत ऐसी चीज़ें, वो जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहाँ भी बीजेपी को काफ़ी बढ़त, वो जो यादव बाहुल क्षेत्र थे वो भी, वो जो बहुजन समाज पार्टी से के बड़े प्रभावित क्षेत्र थे, प्रभावी क्षेत्र थे, वहाँ से भी बीजेपी को बढ़त। तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में बढ़त। बहुत हद तक 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसको बहुत हद तक दोहराया गया। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से 43% वोट मिले थे 2014 में और लगभग 42% वोट अभी भी जो दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में उसके प्रत्याशी जीत रहे हैं। और बहुत तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें की जाने लगी हैं, चुनाव को लेकर बहुत सी बातें होती भी हैं। कैसे देख रहे हैं यश कि वो जो आप अपना गढ़ जिसको मानते थे वहाँ भी ध्वस्त हुए हैं? देखिए, मैंने आपको जो बातें बताई और अभी दुष्यंत जी ने भी बहुत सारी बातें बोली, श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें बोली कि जो चुनाव था ये कहीं ना कहीं जैसे क्रिकेट मैच होता है, जो पूरा माहौल पाकिस्तान के विरुद्ध होता है, उस तरीके के माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही कि वो जो पाकिस्तानी माहौल रहता है कि नहीं अब तो देश की भावना है, बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है, ये उस तरीके का माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और हम अपना विकास उस बीच में नहीं दिखा पाए। लोगों की जन भावना यही थी, ठीक है अब मैंडेट मिला है, अच्छा मैंडेट मिला है इनको, अब क्या राम मंदिर बनेगा, क्या 3 तलाक के मुद्दे रहेंगे जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो रखे थे, कितना ये उसको घोषित कर पाएंगे, क्योंकि हमने केंद्र सरकार का भी मैनिफेस्टो देखा है और सरकारों का भी, इनकी राज्य सरकार को मैनिफेस्टो देखा, अभी तक भी कहीं भी अपना मैनिफेस्टो 50% से भी अधिक नहीं लागू कर पाए। अब ये कितना वहां कर पाएंगे ये हमारे सामने रहेगा। राज्यसभा में कितने इनके बहुमत हो जाएगा जिस चीज को ये प्रचारित कर रहे थे, सारी चीजें अब इनको विकास करके दिखाना है। जिनकी कथनी और करनी हमेशा अंतर रहा है वो अब इनको दिखाना पड़ेगा, नहीं अगर हमारी कथनी भी यही है तो हमारी करनी भी यही रहेगी। जनता उसका इंतजार कर रही है, इनको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। नहीं 2019 में मैं बार बार एक ही बात कहता था, नोटबंदी का परिणाम ये विधानसभा चुनाव नहीं दिखा पाएंगे। 2019 में आपको नोटबंदी का परिणाम भी दिखेगा, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से असफल रहे हैं। विधानसभा चुनाव एक राज्य का चुनाव, उसकी राज्य के मुद्दे रहते हैं। अब उनमें जबरदस्ती घुसपैठ जरूर मोदी जी ने करी है, अगर हारते तो शायद वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, अब जीत का श्रेय जरूर ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, जो भी है अंततः जो जीता वही सिकंदर होता है, हम भी उस बात को मानते हैं। लेकिन अब ये परिणाम के साथ में जनता को क्या दे पा रहे हैं ये इनके ऊपर एक चैलेंज रहेगा, एक जवाबदारी रहेगी। किसको सिर्फ जश्न तक ना रखें, एक जिम्मेदारी भूमिका तक रखें और उसको जिम्मेदारी को निभाएं। बिल्कुल। अमित, अब क्या है गठबंधन का भविष्य, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बढ़िया है गठबंधन का भविष्य, और आने वाले चुनावों की तैयारी करेंगे। एक चुनाव से ही सभी कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं होती हैं, क्योंकि हमने केंद्र सरकार को भी देखा है। और रही मेरे साथी लोग जो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की, तो भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की जो बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा है कि इस देश के लोगों को पाकिस्तान भेजने का। और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बखूबी उन्होंने वही रणनीति बनाई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। तो जीत तो एक अलग बात है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक भी कोई मुस्लिम योग्य नहीं था क्या? हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चलता है, और कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति जो कहीं ना कहीं मतलब गलत साबित हुई है। लेकिन हम पूरे देश के लोगों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारी पार्टी का इतिहास रहा है वो आगे भी जारी रहेगी। हमारे जो सवाल थे वो आज भी जिंदा हैं कि नोटबंदी में जो 125 लोग मारे गए उनका आखिर क्या कसूर था, और नोटबंदी को लेकर आने वाले 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को जवाब देना होगा इस देश को। बिल्कुल। दुष्यंत, मुझे लगता है किसी भी चुनाव को इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं दिखाना चाहिए, बहुत ही गलत हो जाएगा।
देखिए, अगर सपा है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही थी, वो तो सारी हमारे देश की पार्टियां हैं। आप किसी को इस तरह से कर दो कि भाजपा वालों को, ऐसा मुझे लगता है कि भाजपा वालों को खुद को देशभक्त और दूसरों को देशद्रोही बताने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उनको बताना ही होता है कि नहीं, बाकी देशद्रोही, हम ही सिर्फ देशभक्त है। तो ये तो बिल्कुल गलत, लोकतंत्र के लिए ही खतरा है। अगर आप ऐसा बोल दोगे कि किसी भी चुनाव को इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह देखा जाएगा, तो फिर तो चुनाव इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए। यूपी में 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होना ही नहीं चाहिए। और अगर जीत गए हैं तो मुझे लगता है भाजपा को अपने वादे पूरे करने चाहिए, जो उन्होंने कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा बोलते रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तीसरी या चौथी बार उनके मैनिफेस्टो में ये आया है यूपी के, और इस बार उनको इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो करे अपना वादा पूरा। चेतन सिंह, ध्रुवीकरण, फिर वही बात आ रही है। सबसे ज़्यादा आभार के बहुत से कारण गिनाए जाएंगे, एक दूसरे पर लांछन भी लगाया जाएगा, कीचड़ भी उछालेंगे। गठबंधन का भविष्य भी बहुत तरह से अब तय होगा, कि इसलिए कि जिस तरह का परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है वो गठबंधन और सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आपके बारे में सबसे बड़ी बात यही कि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह कुछ चुनाव लड़ लिया है। देखिए रिजवान भाई, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भारत पाकिस्तान का मैच है। क्या समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी खड़ी की या कांग्रेस खड़ी की, ये पाकिस्तानी है क्या? ये भी हमारे भाई हैं। भले ही चुनाव हारे तो क्या हुआ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हारना जीतना बना रहता है, आना जाना बना रहता है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि वे पाकिस्तानी हैं और हम भारतीय हैं। हम सब पहले हिंदुस्तानी, हम सब पहले भारतीय हैं। इस भारत माँ की जन्नत में हम सब लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। चुनावों के ध्रुवीकरण की बात, ध्रुवीकरण कौन करता है, कैसे होता है, वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में क्यों जाता है, ये हमसे ज्यादा ये लोग बात करते हैं। आज मेरे मित्र यहाँ बैठ करके कह रहे हैं कि विकास करना है, धारा 370 पर बात करनी है, राम मंदिर बनाना है। ये हमने अभी तक नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आज भी हम उस ट्रेंड पर कायम है कि वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत ही शांतिपूर्वक साथ हिंदुस्तान का आम मुस्लिम भी सामने आकर के अपने हाथ से कार सेवा करके अयोध्या में राम का मंदिर बनाएगा। ये समय बताएगा और आप और हम सब उसके प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे। लेकिन खुशी खुशी करेगा या खुशी, मैं कहता हूँ खुशी खुशी। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान में राम मंदिर को लेकर के जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जो काम है, अन्य राजनीतिक दलों के भी काम है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर की बात करती है, जब ट्रिपल तलाक पर हम बात करते हैं, जब धारा 370 की बात करते हैं, तो आप देखना कि हिंदुस्तान में कहीं भी चूल और पत्ता नहीं हिलेगा। जो काम हिंदुस्तान की आवश्यकता के अनुसार है, अपने आप हो जाएंगे। इस ध्रुवीकरण में आग लगाने का काम कौन करता है, ये आप टटोलिए। जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास की बात है, निश्चित रूप से मैं भी एक चैनल पर था, मैंने उनसे कहा है, आपके यहां भी कहता हूं कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री का पद होते हुए भी इस देश के लिए कांटों भरा ताज होगा। क्योंकि सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि का प्रदेश है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के फेस पर वहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है, उस भरोसे को कायम रखना, एक ऊंचाई पर पहुंचना शायद मैं समझता हूं आसान है, लेकिन उस ऊंचाई पर लंबे समय तक टिक करके रहना वो मुश्किल है। तो हमको लगता है कि हमारी अग्नि परीक्षा और बड़ी है, हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी भी बड़ी है। और उस जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी बहुत भली भांति परिचित है। और निश्चित रूप से मेरे मित्र जो विकास को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी आपकी चिंता में सम्मिलित हूं। मैं आपको आज इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास अभी तक हुए हैं, उन सारे विकास के मापदंडों को तोड़ते हुए निश्चित रूप से एक नया उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां का युवा कम से कम इस सारे हिंदुस्तान में अपनी मान सम्मान और बेइज्जती के साथ जो 2 वक्त की रोटी का समझौता करता था, अब शायद उसको नहीं करना पड़ेगा। जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने माता पिता को छोड़ करके, बुजुर्गों को कोई सहारा नहीं दे पाते थे, शायद वे अपने प्रदेश में रह करके, अपने माता पिता के पास रह करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में सक्षम होंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन लाना चाहती है जो सबका प्रदेश हो, सबका साथ, सबका विकास हो। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं। जो जनता के साथ है, जो विकास के साथ है, वे हमारे सहभागी बनेंगे। जो आतंकवाद के साथ है, जो देश में, प्रदेश में विभाजनकारी नीतियों पर बात करते हैं या इस तरह के कृत्य करेंगे, उनके साथ कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। ये देश हमारा है, देश सबका। आइए हम सब लोग मिलकर के एक नए उत्तर प्रदेश की कल्पना करें। बिल्कुल। उत्तराखंड से भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, लगभग स्पष्ट बहुमत की तरफ आप बढ़ गए वहां भी। और हाँ, गोवा में
थोड़ा थोड़ा पीछे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी वहाँ चुनाव हार गए। मणिपुर में भी मुकाबला सख्त है, लेकिन आप आगे हैं। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपका गठबंधन पिछड़ गया है और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो इन सारे नतीजों को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोवा का परिणाम हमारी आपसी कलह का नतीजा है, और जिस प्रकार से गोवा में जो हमारे संघ के पूर्व प्रचारक जो पार्टी से नाराज होकर के गए थे, तभी हमको लगा था कि गोवा में कुछ भी हो सकता है। मणिपुर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं अप्रत्याशित है। अभी भी जो परिणाम चल रहा है ये भी हमारी सोच में अप्रत्याशित है। लेकिन जहां तक पंजाब का मामला है, पंजाब में निश्चित रूप से हमने गठबंधन की कीमत चुकाई है। अगर कमोवेश हम महाराष्ट्र की तर्ज पर चलते तो आज जो परिणाम आपको कांग्रेस का दिख रहा है, इससे अच्छा परिणाम आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता। लेकिन बुरे समय के साथी हमेशा रही है शिरोमणि अकाली दल, इसलिए गठबंधन धर्म का पालन यही कहता था कि बुरे वक्त में भी हम अपने साथी का साथ निभाएं। उसकी कीमत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुका रही है। और उत्तरांचल तो भाई इन 5 राज्यों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी श्योर थी कि उत्तरांचल में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 5 साल सरकार किस तरह से वहां चली, किस प्रकार की खरीद फरोख्त करके वहां पर सरकारें बनाई गई हैं, मिटाई गई हैं, कैसे बहुमत जुटाया गया है, सारे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता इस बात से आहत थी और उसने निश्चित रूप से अपना मत यहाँ पर व्यक्त किया है। और कुल मिलाकर के इन 5 राज्यों परिणाम जो भी रहे, लेकिन हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ी हैं, और निश्चित रूप से इन जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी के साथ हम पालन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमित, उत्तराखंड आपके हाथ से निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में उम्मीद जो थी वो अब तो चली गई, उत्तराखंड भी आपके हाथ से निकल गया। हाँ, एक अच्छी खबर पंजाब से है, आपकी सरकार बन सकती है, वहाँ बन रही है। और वहीं पंजाब में भी बन सकती है। गोवा अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन गोवा में भी नहीं आपका जो जिस तरह से आप नतीजे अभी तो सामने, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से गोवा भी आपके लिए अच्छी खबर है। इसलिए कि गोवा में भी आपको कोई बहुत मुकाबले में नहीं माना जा रहा था, वहाँ भी अच्छा है। मणिपुर चिंता में डालता है, क्या कहेंगे आप इन सारी चीज़ों को? देखिए रिजवान भाई, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि इस नतीजों से हमको ये आकलन करना होगा कि देश आखिर किस ओर जा रहा है। आज जो गणित लगते हैं देश के चुनावी माहौल में कि 18% मुस्लिम, 20% मुस्लिम और बाकी जो बहुसंख्यक हो गए, तो जो बहुसंख्यक हैं क्या उन्हीं में से टिकट दिए जाएंगे वोट पाने के लिए? और जो कम लोग हैं क्या उनकी कोई योगदान नहीं रहेगा राजनीति में? क्या वो हमारे देश के लोग नहीं है? आगे इस चीज की चिंता कौन करेगा? मेरे बड़े भाई ने कहा कि सभी जो है इस देश के लोग हैं, सब चीज हैं, तो मैं मानूंगा सबका विकास। लेकिन क्या साक्षी महाराज जो बयान देते हैं, योगी राज जी जो बयान देते हैं कि जिनको यहाँ नहीं रहना, जो ये माता दी नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, तो वो पाकिस्तान चले जाए, तो भाई आखिर ये क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है? हम और भी कड़े समय के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इस देश में बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो या कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे नतीजे जो भी आए। कांग्रेस पार्टी इस पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक मानती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और 1947 में जब इस भारत देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज विश्व के परचम पर है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल देश की जनता ने हमें जनादेश दिया है और यदि विपक्ष में बैठना है तो बिल्कुल बैठेंगे विपक्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। संजय श्रीवास्तव, अगर हम 5 राज्यों के रुझान की बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से गया, तो पंजाब कांग्रेस की तरफ है, और वहीं मणिपुर जो है अभी मुकाबला सख्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मणिपुर से भी खबरें अच्छी हैं। गोवा भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सरकार बनाएगी, सारे रुझान, सारे अनुमान, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक वहां चुनाव हार गए, पिछड़ सी रही है। पहले तो मैं ये स्पष्ट करता हूं, मैंने जो कहा था भारत पाकिस्तान, वो मेरा ये था कि उस भावना से खेला गया। नहीं, आपने कुछ कहा था, आपने कुछ कहा था करेंगे या मरे, आपने कहा था करो या मरो। हाँ, करो या, आपका कहना ये था, लेकिन राजनीति है साहब, इसलिए संभल कर बोलना पड़ता है। चूक गए। यूपी में लड़ा ऐसे किया था कि हमको ये चुनाव येन प्रकार जीतना है, बीजेपी इस धारणा से लड़ रही थी, तो वही एक मैंने उसका उदाहरण पेश मैं समझ रहा था आपकी बात, लेकिन मायने तो निकाले जाएंगे राजनीति, इसलिए बहुत संभलना पड़ता है जी।
आपने जी। फिर दूसरी जो चीज कही कि उत्तराखंड, ये तय लग रहा था कि उत्तराखंड भी जो असर था, आप देखिए कि पूरा कैंपेनिंग केंद्रित यदि था तो वो यूपी पर पूरा का पूरा फोकस्ड किया था बीजेपी ने, उसमें चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे उनकी पार्टी के अध्यक्ष, पूरी तरीके से। आप पंजाब, वो इतना उनका कोई कैंपेनिंग के लिए गए ही नहीं थे, वो मान के चल रहे थे कि हमको पंजाब में वैसा जिस तरीके के जो शुरुआती जो वहां से संभावनाएं जतलाई जा रही थी, जो वहां से नहीं, पंजाब देखिए, पंजाब तो एक ही चरण का चुनाव था, प्रधानमंत्री वहां भी गए, वहां भी दिए गए बयानों के पर विवाद खड़े हुए, निश्चित वो खड़े हुए उस तरीके से लड़ते नजर नहीं आ रहे थे जिस तरीके से यूपी में कैंपेनिंग की। गोवा में भी जो अभी चेतन सिंह जी कह रहे थे कि वहां जिस संघ नाराज चल रहा था, तो संघ का आप उस संघ का संघ नहीं मिला, निश्चित तौर पर संघ का संघ नहीं मिला। आरएसएस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी यानी आरएसएस, आरएसएस यानी बीजेपी, इसको आपको मतलब इन सब चीजों से ये बात तो सामने आ ही रही है ना कि संघ चुनाव हर हाल में बीजेपी को लड़ाता है और पूरी ताकत के, पूरी शिद्दत के साथ जिताता भी है। बेशक ये चीज थी। तो अब जो रुझान या जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उसमें यूपी बिल्कुल साफ हो गया है कि वो पूरी तरह से बहुमत बीजेपी को मिल रहा है, बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा बहुमत उनको मिल रहा है। 42% के लगभग उन्होंने वहां वोट पाया, जो 43% लोकसभा में हुआ करता था। ऐसी जिस तरीके से मैंने फिर कहूंगा कि जो कैंपेनिंग चली थी, लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा। और मैं फिर कहूंगा कि आप उस नोटबंदी के रिपरकेशंस को इनकार नहीं कर सकते। ये लोग नहीं मत, महाराष्ट्र में जो नतीजे आए थे, महाराष्ट्र में शिवसेना को माइनस करके बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में गई थी, वहां बहुत अच्छे से जीत कर आई। तो ये चीज को बहुत नजरअंदाज करके चली थी दूसरी पार्टी, ऐसा मैं मान रहा था, और उसका अंडर करंट कहीं ना कहीं बना हुआ था। और अभी अब देखिए जो धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होती हैं, चाहे आप गोवा की बात करते हैं, गोवा में भी पिछड़ रही है, देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, या पंजाब में जैसी स्थिति बन रही, पंजाब में कांग्रेस अपनी बहुमत की और बढ़ रही, वहां ऐसी संभावनाएं पहले से नजर आती थी। और जो अभी चेतन भाई ने कहा कि वहां जो गठबंधन जो था, उनके जो अलायंस था, उसका हानि वहां जो नशा वाला जो एक फैक्टर था बहुत अच्छे से कैश कराया गया। फिर वहां कोशिश थी कि गठबंधन, लेकिन मजबूरी थी बीजेपी की कि अकालियों को साथ लेके चलना था, केंद्र में अकाली साथ है, तो कुछ मजबूरियां थी। लेकिन हाँ, बीजेपी ने जो अपेक्षाएं, उनका पूरा फोकस यूपी पे था। यूपी, उत्तराखंड, वहां वैसे नतीजे मिले। अब आगे और रुझान जैसे आ रहे हैं, अब धीरे धीरे गोवा जैसे, हाँ, गोवा जैसे कहा कि संघ की जो एक नाराजगी थी वो कहीं उसमें एक फैक्टर नजर आता है। मणिपुर में बीजेपी के लिए अच्छा एक उनका जो इसके पहले ऐसे नतीजे कभी नहीं आए, तो इतनी उत्तर पूर्व जीरो से काफी आगे बढ़ गए, काफी आगे बढ़ी। अब धीरे धीरे और स्पष्ट होगा। और पुनः कहूंगा कि ये इस चुनाव के बाद, चाहे वो आपने भी कहा था कि गठबंधन की रणनीति पे जो केंद्रीय स्तर पर ये माना गया था कि 2019 के लिए बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा जो वहां साथ हुआ। और अंत में तो अखिलेश यादव ये भी कह गए थे मायावती का भी साथ देंगे। उनको कहीं ना कहीं दहशत नजर आने लगी थी कि जैसा हम सोच के चल रहे थे वैसा नहीं हुआ। उनके जो आपसी खबरें अच्छी नहीं आ रही, तो इसका असर अब आने वाले दिनों में ना केवल गठबंधन बल्कि जितने भी जो ये कहते थे कि अंतरकलह से फायदा हो जाएगा, जिस तरह से अखिलेश की छवि बहुत बड़ी है, सामने निकल के आया। और अखिलेश ने इसमें कोई वो नहीं है, नो डाउट कि अखिलेश ने चुनाव काम भी वहां किया, लेकिन चुनाव भी लड़ा, उनकी अपनी आपसी कला जिस तरीके की, लेकिन अकेले अलग थलग गए थे। मुलायम सिंह यूपी को ये साथ पसंद है जो है, वो साथ जो है उनके अपने परिवार का ही साथ नहीं मिला। मुलायम सिंह सामने नहीं आया, मुलायम सिंह ने कर दी। तो मैं ये कहने जा रहा था कि अब इसका असर गठबंधन पे तो पड़ना है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो कठिनाई है आने वाले दौर में नहीं, वो कांग्रेस को होनी। कांग्रेस सतत जो बीजेपी ने या एनडीए जिस तरीके से कह रही है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो सबसे ज्यादा अब जो आने वाले दौर में अगले साल 5 राज्यों के चुनाव, 6 राज्यों के चुनाव होना है, जहां जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहां 3 बार से लगातार 3 बार से बीजेपी की सरकार में, राजस्थान में चुनाव होना है। ऐसे जो चुनाव होने, तो अब किस तरीके से रणनीति होगी देखने वाले आने वाले दिनों में वो साफ होगा। दूसरी जो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, राहुल गांधी को गद्दी सौंपने की बात चल रही है। अभी जब सोनिया गांधी जी अपने इलाज के लिए गई हैं, तो वहां उनको अभी जिम्मेदारी मिली हुई कि अब आप भी पार्टी को संभालिए। तो जो आने वाला दौर होगा उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां कांग्रेस के पेश आने वाली है। बिल्कुल, 297 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो जाहिर सी बात है, मैं चलूंगा चेतन सिंह जी आपके पास। अब राज्यसभा में भी बहुमत की स्थिति में हो जाएंगे आप, राष्ट्रपति का चुनाव भी आप जिता लेंगे, अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए कि अब कोई बात दूसरी कही नहीं जा पाएगी कि नहीं यहाँ हमारे पास नहीं था। दोनों पटरियां जो है, दोनों चक्के जो है रेलगाड़ी के वो होने चाहिए, तभी विकास बेहतर होगा।
अब सब कुछ आपके पास। देखिए रिजवान भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव से सारे हिंदुस्तान में एक मैसेज तो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी केवल, पता नहीं आप एक भी मंत्री नहीं बना पाएंगे दूसरे समुदाय का। नहीं, सब होगा। अब आप देखते जाइए। जी, और जिस प्रकार से जो जातियों का, जो संप्रदायों का, जो तुष्टीकरण का, जो वोट बैंक, ये सारी चीजें देखिए ध्वस्त होती दिख रही हैं। जी, क्योंकि जहां पर नहीं, लेकिन ये तुष्टीकरण ही तो है कि किसी एक पक्ष को आपने शामिल ही नहीं किया। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ जी। जिस प्रकार से जो दलितों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो यादवों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो अल्पसंख्यक बंधुओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से सभी वर्ग की पार्टी। इस पैनल में बैठे बाकी लोगों का ये मानना है कि ये ध्रुवीकरण है। मैं उस पर इनको छोड़कर बाकी सबका साथ नहीं, सुन लीजिए आप। जी, जिस प्रकार से हम पर आरोप लगते रहे कि उत्तर प्रदेश में हमने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा, इस संप्रदाय से, इस समाज से हमारे पास ऐसा नेता नहीं था जो हमारे सर्वे में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की स्थिति में हो। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। अल्पसंख्यक बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपने गठबंधन के सहयोगी अपना दल को 8 सीटें दे देते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ आप सोच सकते थे। आप देखिए रिजवान भाई, जिनको हमने 8 सीट दी है वो 7 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हमारे टिकट बांटने का जो आधार है जी, वो उसकी हार जीत। अरे मोदी लहर में ये भी पार कर जाते साहब। ये जो लोग थे जिनको आपने छोड़ दिया, सुन लीजिए, रेलगाड़ी में बैठा लेते आप। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में ये बराबर हमारे सारथी रहेंगे और सत्ता के भागीदार भी होंगे। टिकट देना नहीं देना, चुनाव हारना जीतना, ये सारी इन सब बातों पर निर्भर था। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में इनकी भागीदारी नहीं होगी। निश्चित रूप से आप देखिए, कैबिनेट के पहले विस्तार में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वर्ग से हमारे बंधु आएंगे और अब उन पे जवाबदारी और जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, क्योंकि इस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना और अपने भी भरोसे को इस समाज में स्थापित करना, ये दोनों चीजें हैं। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जनता ने हमको छप्पर फाड़ करके बहुमत दिया है और इस बात की मेरा सवाल यही था आपसे कि छप्पर फाड़ कर मिला है तो अब जवाबदारी पहाड़ से भी बड़ी होंगी। बिल्कुल, इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे देश पर, हमारे देश के नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, जो वहां के मुख्यमंत्री होंगे उन सब पर दोहरी बनती है, क्योंकि जनता के जज्बे को, उनके जज्बात को, उनके विश्वास को कायम रखना यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में अभी हमको गुजरात का भी चुनाव फेस करना है, उड़ीसा का भी फेस करना है, फिर 2018 में 5 राज्यों के चुनाव हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव तो हर वर्ष होते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो जनता ने हम पर जो भरोसा कायम किया है, जो कानून व्यवस्था है, जो गुंडा राज है, जो महिलाओं का सम्मान है, जो विकास एक बहुत बड़ा ओहदा है, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो जितने बुंदेलखंड के एरिया जो लगे हुए हैं, इनमें पलायन की स्थिति वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि काम करने का स्पेस बहुत है। जज्बात के साथ काम नहीं होंगे, काम के साथ होंगे, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने ध्रुवीकरण किया है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक बंधुओं में अब कोई भय का वातावरण निर्मित होगा, मैं आज आपके इस स्टूडियो में बहुत जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप विगत 5 साल के कांग्रेस और इनके गठबंधन, सपा के गठबंधन के कार्यकाल को उठा करके देख लीजिएगा और जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होगा, आप उसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था अभी जो आपका जो गठबंधन है 302 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 71, हम 315 तक जा सकते हैं। और मायावती 20 सीटों पर, तो और अन्य 10। तो अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप बिल्कुल बहुत आगे, बहुत फर्राटे से आपकी गाड़ी चल रही है। आपकी ऐसी ही गाड़ी उत्तर प्रदेश में विकास की भी चले, बिल्कुल उत्तरांचल में भी चले, देश में चले, ये उम्मीद हम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से देशवासियों की इस उम्मीद को पूरा करेंगे। चेतन जी, मैं आपसे एक सवाल, निजी सवाल है आपसे। चेतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही। आप जाना चाहते थे, कुछ देर और बैठेंगे कि जाएंगे? मैं एक दूसरे चैनल पर जाना है, नहीं तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पर। चलिए, ठीक है। तो हम न्यूज रूम चलेंगे और उसके बाद हम बाकी मेहमानों से अपनी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चलिए, तो न्यूज रूम चलने के पहले एक बात, ये चर्चा जारी रहेगी।